नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी आपका क्वेश्चन हो जो आपसे सॉल्व ना हो रहा हो, तो आप हमें वीडियो के कमेंट में डालिए या टेलीग्राम पे आप हमें पोस्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि जो लोग रेगुलर मुझे फॉलो कर रहे होंगे, उनको पता होगा कि मैं 2 सीरीज में इस सेशन को चला रहा हूँ। एक सेशन जो प्योरली क्वेश्चन बेस है और एक सेशन है जिसमें कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन किए जाते हैं। तो अगर आप दोनों सेशन को नहीं देख रहे हैं तो आप दोनों को देखिए। ये दोनों सेशन कंप्लीट करने के बाद आपको फिजिक्स में पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो चलिए, आज के लेक्चर में हम सेंटर ऑफ मास लामिनार बॉडी का जो 2D बॉडी में हम कन्वर्ट करके कैसे निकालते हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो चलो, सबसे पहले समझते हैं कि लामिनार टाइप बॉडी होती क्या है। बेसिकली देखो, जो भी मास होता था, हम यूनिट वेट लेके नहीं कन्वर्ट करते थे पिछले लेक्चर में, उनको हम 2D उसमें एरिया को कंसीडर करेंगे। ओनली एरिया जो उसका यूनिट मास हम ले लेते थे ना, तो उसको हटा के डायरेक्ट लैमिनर बॉडी उसी टाइप के मास को हम बोलते हैं। तो चलिए, इसको हम समझते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। मान लेते हैं कोई भी दो प्लेन है, आपका आई जे, जे के या के आई कुछ भी हो सकता है। तो अभी फिलहाल मैं आई और जे कैप जैसे मानो दो प्लेन ले रहा हूँ, या आप इसके अलावा इसको वाई एक्सिस और इसको एक्स एक्सिस भी मान सकते हो। अब चलो समझते हैं। अब देखो, जैसे दो मैं कुछ बॉडी ले लेता हूँ, जैसे उसमें नहीं किया था जब पहला लेक्चर हमने लिया था, अगर आपको याद होगा, तो उसमें बहुत सारे मास हमने निकाले थे। अगर एन टाइप के मास रहे, उनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते थे, उन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस किए थे। अब देखो, ये जो लैमिनर बॉडी है, इन सब का हमको एरिया दिया हुआ है। इसका एरिया मान लेते हैं दिया है A1, इसका एरिया दिया हुआ है A2। ऐसे ही एन नंबर ऑफ बॉडी है, ये लास्ट वाले का एरिया दिया हुआ है AN। अभी हम पहले वेक्टर फॉर्म में लेंगे, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं कि जो पहले बॉडी की ये सेंटर है ओरिजिन O, यहाँ से डिस्टेंस कितना है R1 वेक्टर मान लेते हैं। उसमें भी कुछ इसी तरीके से किए थे, अगर आपने वो सेशन देखा होगा तो आपको याद होगा। और यहाँ से जो इसके सेंटर ऑफ मास की दूरी है A2 के, जो R1 R2 है ना, ये ओरिजिन से उनके सेंटर ऑफ मास तक की दूरी है। इसको आप याद रखना, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे समझ में नहीं आएगा कि R1 R2 R3 हम ले कहाँ से रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये तीन बॉडी हैं जो सेंटर से R1 R2 और ये एन बॉडी दी है, तो इसको Rn वेक्टर बोल देते हैं। ठीक, अब चलो फार्मूला देखते हैं कि इसको हम निकालते कैसे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर लैमिनर। ये बेसिकली जो भी सारा 3D रहेगा ना, उसको हम 2D में भी कन्वर्ट करके कर देंगे। लैमिनर टाइप, जैसे आपका आई सेक्शन, टी सेक्शन, ये सब नहीं आते, वो सबका हम सेंटर ऑफ मास, या उसी को चाहे आप सेंट्रॉइड बोल लीजिए या उसी को सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल लीजिए, सब लैमिनर में एक ही पॉइंट पे होता है। इसको आप याद रख लेना, जो हम सेंटर ऑफ मास बोल रहे हैं लैमिनर का, यही उस डायग्राम का सेंट्रॉइड होता है। तो चलो, अगर इसका हमें सेंटर ऑफ मास लिखना रहे कि जो इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है इन तीनों पार्टिकल का मिला के किस जगह पे लग रहा होगा, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसका फार्मूला है आर वेक्टर। जैसे उसमें लिखते थे सेंटर ऑफ मास की, वहां पे हम क्या देते थे, मास देते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या लेंगे, एरिया लेंगे। A1 R1 वेक्टर प्लस A2 R2 वेक्टर, ऐसे कहाँ तक जाएगा, n वेक्टर तक जाएगा। मान लेते हैं n बॉडी है यहाँ तक, प्लस AN RN वेक्टर। अब वहां नीचे हम डिवाइडेड बाई क्या करते थे, मास करते थे। यहाँ मास की जगह हमने क्या ले लिया है, यूनिट मास है, इसलिए उसको नहीं ये उसी का एक वर्जन है। आप जब डेंसिटी कन्वर्ट करके निकालोगे, कोई डिराइव नहीं हुआ है, पिछला ही है। जैसे आपका मास इक्वल टू क्या होता था, रो इंटू वॉल्यूम। रो को हम कांस्टेंट रहेगा पूरे बॉडी का, वॉल्यूम में थिकनेस को यूनिट बीट दे देंगे तो बचेगा क्या, केवल एरिया बचेगा। उसी को यहाँ पे दिखाया हुआ है, डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। ऐसे जितने टाइप के एरिया रहेंगे नंबर ऑफ, उन सब का यहाँ पे हमें समेशन ले लेना है। और ये किस फॉर्म में हमने लिया हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये आपका अगर पोजीशन वेक्टर वेक्टर के फॉर्म में दिया रहे, उसके लिए वैलिड है।
लेकिन सपोज अगर आपको जो ये डिस्टेंस है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिया रहे, x1, x2, x3 या y1, y2, y3, उनको कैसे निकालेंगे उनको समझते हैं। चलो अगला स्लाइड दे देते हैं। इसके लिए पूरा सेम है, केवल m को यहाँ a से हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो चलो फिर से मान देते हैं, ठीक। कोई भी दो ऑब्जेक्ट देते हैं, y एक्स वाई के लिए ले रहे हैं, सिमिलर केस हम जेड के लिए लगा लेंगे। तो मान देता हूँ एक एरिया है A1, इसको नाम दे देता हूँ जो स्क्वायर है। एक और ऑब्जेक्ट दे देता हूँ, चलो ट्रेंगल, ठीक। इसको एरिया A2, और एक ऐसे बहुत सारे एरिया हैं, उन मिला के मैं एक कंबाइंड मास बनाया हूँ जिसको सिस्टम बोलते हैं। इसको दे देता हूँ एक सर्कल। ऐसे नंबर मिला के जिसका है AN। अब चलो सबकी डिस्टेंस लिखते हैं। A1 की दूरी, अभी देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है तो क्या आएगा, x1 y1 ना, यहाँ पे x1 कामा y1, इसका कोऑर्डिनेट आप लिखोगे x1 y1। एक मिनट, यहाँ मैं हटा के कोऑर्डिनेट इधर लिखता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और देखो ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना, एग्जाम में कैसा भी पूछेगा आप उसको आराम से निकाल लोगे। x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट है, मतलब x से यहाँ की दूरी x1 है और y की y1 है। कोऑर्डिनेट तो सबको लिखना आता ही होगा, नहीं आता मैंने मैथमेटिकल टूल में एक लेक्चर दिया हुआ है, वहां पे जाके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा देख लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इसी तरह n को लिख देते हैं a xn और yn। देखो आराम से समझिए, मैं बिल्कुल जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। एक बार आप चीजें समझ गए ना, इसके बाद क्वेश्चन कैसा भी पूछेगा आप उसको आराम से कर लोगे। इन सब का दूरी अगर हमको पूछेगा, रिजल्टेंट आप रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से निकालते हैं, उस तरीके से हम निकाल देंगे। अगर आपको कार्टेशियन में देखो जिस भी पॉइंट का पूछे, सबसे पहले उस पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट कर देना, आपको जब क्वेश्चन देगा। समझ में आया? अब उनका जब सेंटर ऑफ मास या उसी को सेंट्रॉइड बोलता है, ज्योमेट्री में ना सेंट्रॉइड नहीं बोलते, जो मिडल में होता है। और सेंटर ऑफ मास भी वही होता है जहां पे पूरा मास हम अज्यूम कर सकते हैं कि होल बॉडी का किसी एक पॉइंट पे लग रहा है। और ये सब हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि जितने भी लॉ लगाते हैं, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हुआ, प्रोजेक्टाइल मोशन में, सारे को हम एक सिंगल पार्टिकल माने हैं। लेकिन अगर कोई कंटिन्यूअस बॉडी है, वो इतना ज्यादा पार्ट में डिफाइंड है, तो वो सारे मास को हटा के मैं एक सिंगल मास ले लेते हैं, जिससे अपना कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो चलो एक्स का लिखते हैं पहले, एक्स डायरेक्शन में कितना आएगा। एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास, इन सबका एरिया दिया हुआ है ना, यहाँ मैं एरिया नहीं डाला तो इसको भी डाल देता, हाँ है ना, A1 A2। तो चलो अगर ऐसे ही रहे तो क्या आएगा, A1 एक्स एक्स डायरेक्शन में लिख रहे हैं तो किसका मल्टीप्लाई होगा, x1 का, प्लस A2 x2, प्लस ऐसे कहाँ तक आएगा, AN xn, जितने नंबर ऑफ बॉडी रहे उतने नंबर ऑफ बॉडी का लिख लेना, डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 प्लस, मान लेते हैं नंबर ऑफ बॉडी n है तो सबका an लिख देंगे। देखो मैं समेशन में नहीं लिख रहा हूँ, वो तो आप कर सकते हो। x सेंटर ऑफ मास हम कैसे लिखेंगे, अगर यहाँ से x सेंटर ऑफ मास लिखना रहे, समेशन ऑफ a x ए आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ, यहाँ क्या लिखेंगे, ए आई, और आई इक्वल टू कहाँ से शुरू हो रहा है, आई इक्वल टू 1 से लेके आई इक्वल टू एन तक, यहाँ भी आई इक्वल टू 1 से लेके आई इक्वल टू एन तक आपका जा रहा है। आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे, एक ही मतलब है। मानो 5 तक जाना है तो A1 A2 ऐसे करके 5 तक जाना है। अब चलो इसी तरीके से y डायरेक्शन में लिखते हैं, y सेंटर ऑफ मास, तो क्या होगा, A1 अब y डायरेक्शन में लेना है डिस्टेंस, y1 प्लस A2 y2, कहाँ तक लेना है, n नंबर तक, जितने अपने पास पार्टिकल रहेंगे, AN YN डिवाइडेड बाई टोटल एरिया A1 प्लस A2, सारे जितने टाइप के ऑब्जेक्ट हैं सबके एरिया को ऐड कर देना है। अगर इसी को आपको समेशन फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, AI YI, आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, आई की वैल्यू 1 से लेके आई की वैल्यू n तक जा रही है, अगर n नंबर ऑफ बॉडी है। इसी तरह नीचे समेशन ऑफ ए आई, और आई की वैल्यू 1 से लेके आई की वैल्यू n तक जा रही है। अब चलो सेंटर ऑफ मास जेड का लिखते हैं, तो जेड के लिए मैं एक कलर दे देता हूँ, कुछ नहीं है जो हमने अभी तक किया, A1। अब किस डायरेक्शन में देंगे, Z1, देखो खुद से लिखिए,
अगर आप इसको कॉन्सेप्ट समझ गए ना, क्वेश्चन कुछ भी देगा एग्जाम में, आप उसको आराम से कर लोगे। इसलिए यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट सीख गए एग्जाम में, बताओ कुछ भी एरिया दे यार, आपको आई सेक्शन देगा, टी सेक्शन देगा, रेक्टेंगल देगा, हाई कुछ भी दे, पैराबोलॉइड या कोई कर्व देगा, आप इंटीग्रेशन करके नहीं निकालोगे। अगर कोई कर्व या ये सब देगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आराम से उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, रटने पे फोकस मत कीजिए। ए आई जेड आई, आई की वैल्यू आपकी 1 से लेके कहाँ तक जा रही है, आई की वैल्यू n तक, डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ ए आई, आई की वैल्यू यहाँ n तक जा रही, कहाँ से लेके आई इक्वल टू 1 से लेके। ये रहे इसके कॉन्सेप्ट की। अगर नंबर ऑफ बॉडीज दिए रहे तो उसको हम निकालेंगे कैसे, कि उनका चाहे आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल दो, चाहे सेंट्रॉइड बोल दो, चाहे सेंटर ऑफ मास बोल दो, 2D में सब एक ही जगह पे होता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो अभी तक हमने सीखा, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि इसका यूज क्या है। समझ में आया ना? जब भी कार्टेशियन में दिखे, सबसे पहले तो आप रेफरेंस पॉइंट देना। देखो रेफरेंस पॉइंट से ये सबको हमने मेजर करके एक्स वाई लिखा है, आप सब पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख देना। इसके बाद हर पार्ट का एरिया, और हमें जिस डायरेक्शन में चाहिए फार्मूले में रखेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। ये रहा इसका कॉन्सेप्ट। चलिए पहला क्वेश्चन, टी सेक्शन। देखो एग्जाम में अक्सर टी सेक्शन, आई सेक्शन, और आपके क्या होते हैं, एक सर्कल होता है, हेमी सर्कल, ये सब बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं पहले टी सेक्शन को कंसीडर करते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टी शेप्ड प्लेट फ्रॉम ओ। देखो जहां से बोले वो याद रखना, कहां से बोल रहा है, यहाँ ओ से। अगर यही नीचे से बोलता तो पूरा चेंज हो जाता, रेफरेंस पॉइंट चेंज हो जाता। तो जहां से ओ हमें बोल रहा है, वो हमारा क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट। इसको मैं कलर अलग करके यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इस बात को याद रखना, क्वेश्चन में को पूछ कहाँ से रहा, क्योंकि कई बार स्टूडेंट लोग एग्जाम में एकदम सही निकालते हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाते। पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे बट वो आंसर इसलिए गलत कर देते हैं कि ध्यान से रीड नहीं करते। यहाँ देखो क्लियरली लिखा है, आपको ओ से बताना है, यही अगर बॉटम से दिखता तो चेंज हो जाता। अब देखो हमसे बोल रहा है कि एक टी सेक्शन का शेप है, जिसका देखो लेंथ और विड्थ दिया हुआ है। ऊपर का टॉप का है 8 मीटर लेंथ है, 2 मीटर विड्थ है। अगला सेक्शन है जिसका 2 मीटर विड्थ है और 6 मीटर लेंथ है। ये समझ में आया कि नहीं? अब अगर इसको हमें चाहे सेंट्रॉइड बोले, चाहे सेंटर ऑफ मास बोले, चाहे हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोले, सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा कि उसको हम निकालेंगे कैसे। तो जब भी आपको इस टाइप की क्वेश्चन आए, उस पार्ट में एरिया डिवाइड कर देना। देखो अभी ये पूरे का मैं निकालूं तो मुझे एरिया निकालना डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, देखो एक है जहां मैं रेड कर रहा हूं, अगर इसको मैं 1 मान लूं और इसको मैं 2 मान लूं नीचे वाले को, तो क्या मैं आराम से निकाल सकता हूं कि नहीं? देखो हमें पता है कि रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है, उसके सेंटर पर आता है। और सेंटर कहाँ पे होता है, उसके बीट के हाइट जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके हाफ पे होता है। तो हम आराम से कैलकुलेट कर देंगे कि नहीं, यही कॉन्सेप्ट है। अब आप ध्यान से देखो, ए किसके सिमेट्रिक है, अगर हमने दो पार्ट में ब्रेक किया है, ए एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, एक्स डायरेक्शन में जीरो हो जाएगा, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो पहले हमें देखो वाई डायरेक्शन में पूछा है तो हम वाई में कैलकुलेट करना चालू करते हैं। यही मैं बगल में लिखता हूं। अगर हमें वाई डायरेक्शन में पूछा है, सेंटर ऑफ मास लिख रहे हैं वो चाहिए, तो ये हमारा दो पार्ट है, हमको क्या क्या चाहिए, फार्मूले में जो था A1। देखो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। अगर एक बार ये समझ गए ना, एग्जाम में कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आराम से कर लोगे। A1 प्लस A2। अब हमें इन दोनों पोर्शन का एरिया चाहिए, और जहां से हम Y1 Y2 क्या है, रेफरेंस से जो ऑब्जेक्ट ले रहे हो उसके जो सेंटर ऑफ मास है वहां तक डिस्टेंस है, इस बात को याद रखना। तो चलो पहले हम A1 A2 Y1 Y2 निकालते हैं, फिर उसको रखेंगे। तो चलो सबसे पहले A1 कैलकुलेट करते हैं। जब A1 निकालेंगे, A1 क्या आएगा इसके लिए, अब ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। तो इसका लेंथ कितना है 8 मीटर और विड्थ कितना है 2 मीटर।
जब इसको सॉल्व करेंगे पहले का एरिया निकल के आ गया 60 मीटर स्क्वायर। अब हमको y1 चाहिए, इसका डिस्टेंस कितना है रेफरेंस पॉइंट से, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा कि नहीं जितना मैं कर रहा हूँ। और रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास उसके मिडल में होता है, तो पूरी लेंथ कितनी है 2 मीटर, तो उसका हाफ हो जाएगा 2/2 निकल के आएगा 1 मीटर। देखो ध्यान से समझना, रिफरे इसलिए मैं इस पे इतना जोर देके बोल रहा हूँ, स्टूडेंट लोग सीधा इसका हाफ करके या यहाँ से ले लेंगे, इसको ऐड ही नहीं करेंगे। ये तो पहला था आप निकाल लिया, अभी दूसरी बॉडी पे वो लोग जानते हो क्या मिस्टेक करते हैं, ये 2 को नहीं ऐड करते, 6 का हाफ सीधा 3 लिख के कैलकुलेट कर देते हैं और आंसर गलत आता है। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आराम से करिएगा समझ के। अब चलो दूसरे का देखते हैं, दूसरा हमारा ये पार्ट है, देखो यहाँ से जो मैं कर रहा हूँ, इसकी लेंथ कितनी है 6 मीटर और विड्थ कितनी है 2 मीटर। तो ये भी एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया कितना आ जाएगा 2 इंटू 6 निकल के आएगा 12 मीटर स्क्वायर। और अब इसका हमें सेंटर ऑफ मास की दूरी लिखना है इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग। यहां से इसकी दूरी कितनी है y2, ध्यान से देखो, जो ए बॉडी यहाँ से नीचे 2 है, इसका तो हमें पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिडल जो ये O2 है यहाँ पे आएगा। लेकिन ये ऊपर से हम ले रहे हैं तो ये पूरा देखो जो कलर किया, इतना पूरा डिस्टेंस को हम लिखेंगे। तो इतना पूरा डिस्टेंस कितना होगा, ऊपर का जो आया 2, लोग यही 2 ऐड नहीं करते, सीधा 6 का हाफ कर देते हैं। तो 6/2 जब इसको सॉल्व करेंगे कितना निकल के आएगा 5 मीटर। सारा वैल्यू हमें निकल के आ गया। बस जैसे ही कोऑर्डिनेट्स हमें पते चल गए, सीधा फार्मूले में हम वैल्यू रखेंगे और आंसर मिल जाएगा। तो चलो y सेंटर ऑफ मास रखते हैं। A1 हमने कितना निकाला है, A1 निकाला है 16 और y1 है अपना 1 मीटर, 16 इंटू 1 प्लस A2 कितना आया है 12 और y2 5, 12 इंटू 5 डिवाइडेड बाई कितना एरिया है 16 प्लस 12। जब इसको सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 16 प्लस 12 पंजे 60, 60 और 16 कितना होगा 76 और 16 प्लस 12 ये हो जाएगा 28 मीटर। जब हम 76 में 28 का भाग देंगे, ये निकल के आएगा कितना 28 दूना 56, 2 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। तो ये मैंने कैलकुलेट करके रखा है, ये वैल्यू आएगी 2.71 मीटर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए। अब हमें वाई सेंटर ऑफ मास आ गया इस ओरिजिन पे। अब इनका अगर आपको एक्स सेंटर ऑफ मास रखना रहे, देखो ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है कि नहीं ए बॉडी, और यहाँ पे भी देखोगे भी एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, तो इनका एक्स पे क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट x1 x2। चलो यहाँ पे अब x1 का लिखते हैं, x1 एंड x2 क्या निकल के आएगा 0। तो x सेंटर ऑफ मास क्या निकल के आएगा, x सेंटर ऑफ मास हमारा निकल के आएगा 0। ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू सिमेट्रिक के कारण। तो चलो अब हमसे इनका सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट के फॉर्म में पूछा था, तो उसको हम कैसे लिखेंगे सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास किस पॉइंट पे निकल के आया है, सेंटर ऑफ मास हमारा निकल के आया है, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, कोऑर्डिनेट लिखने का रूल है। तो x सेंटर ऑफ मास 0 है और y डायरेक्शन में कितना आया है 2.71 मीटर। और ये कहां से आया है, ये देखना यहाँ O पॉइंट से, अगर यही नीचे से पूछा रहता तो आपका पूरा कैलकुलेशन बदल जाएगा, एग्जामिनर क्वेश्चन में पूछ सकता है, इसलिए आराम से ध्यान से रखना। वो इन दोनों के बीच का गैप पूछ सकता है, जो O1 और इसके सेंटर ऑफ मास के बीच का गैप कितना है। तो क्या करोगे, यहाँ से यहाँ 1 है और इसका आपने निकाला है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, निकल आएगा कि नहीं। या O1 से O2 की दूरी पूछ लेगा, या सेंटर ऑफ मास से O2 की दूरी पूछेगा, या बॉटम से लेके सेंटर ऑफ मास कितने दूरी पर है। ये 4 टाइप के इस पे क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए अच्छे से आप समझिए कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन पूछने की। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस और अच्छे से स्ट्रांग होगा। अब देखो, ये क्वेश्चन पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, अगर आपसे नहीं होता तो मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। देखिए कि मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है, क्योंकि जब तक मिस्टेक्स ढूंढ के आप उस पे काम नहीं करोगे, आपको आइडिया नहीं लगेगा कि हमें कहाँ पे इम्प्रूव करना है।
आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूं और देखिए कि आपसे मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है। देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म एल शेप्ड लैमिना अ थिन फ्लैट प्लेट विथ डायमेंशन एज शोन। देखो ये कह रहा है कि एक लैमिना है जो उसकी डायमेंशन इस डायग्राम में दिखाया हुआ। देखो लैमिना यहाँ से एफ से लेके ए तक जो आया है पूरा एक प्लेट है। आपसे पूछ रहा है कि इसका पूरा कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, या सेंट्रॉइड बोल लो या सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल लो, तीनों एक ही बात है लैमिना के केस में। समझ में आया क्वेश्चन? ये देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट से जाओगे तुरंत कर लोगे। जब भी एरिया वाला कॉन्सेप्ट लगाना हो, सारे पॉइंट का रेफरेंस से आप पोजीशन लिख लेना, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, फिर देखना एकदम आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं इस पे इतना जोर दे के समझा रहा हूँ, क्योंकि कोई अच्छे से सिखाता नहीं। और जबकि यार सेंटर ऑफ मास निकालने में कुछ नहीं है, केवल बेसिक सी ज्योमेट्री और कैलकुलेशन का खेल होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें एक लैमिनर प्लेट दिया है, एल शेप्ड की लैमिना दिया हुआ है, ठीक। इसके अलग अलग कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। इसके कोऑर्डिनेट हैं ए बी डी ई एफ ओ, और इन तीनों के सेंट्रॉइड बीच में दिए हुए हैं। अगर ये पूरी डिस्टेंस 2 है तो इसका कोऑर्डिनेट में क्या x कामा अगर y लिखूंगा 1 कामा 0 होगा कि नहीं। ऐसे ही अगर यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेट लिखूंगा, पहले x आएगा तो y एक्सिस पे तो x की वैल्यू 0 होती है 0, और y की वैल्यू रेफरेंस में o को ले रहा हूँ 1। ठीक, समझ में आया कि नहीं। अब हमें फार्मूला लगाना है, x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये सिमेट्री किसी की नहीं है, ये इसके अकॉर्डिंग सिमेट्री आएगी। आपको डायग्राम से दिख रहा होगा, जो यहाँ पे मैं लाइन डाल रहा हूँ क्लियरली, अभी आप देखना जब हम निकालेंगे ना अपना, वो भी इसी पे निकल के आएगा। सिमेट्री वो बोलते हैं कि जिसको आप मोल्ड करो उस पे चला आएगा, जब फोल्ड करोगे इसको खोलोगे पूरा उसके ऊपर चले जाएगा कि नहीं, जब फैलाओगे तो फिर वैसा हो जाएगा। इस लाइन के अकॉर्डिंग ये सिमेट्री है, ठीक। लेकिन हमको निकालना इस पॉइंट से है, तो इस पॉइंट के रेफरेंस में हमें हर ज्योमेट्री की जो 3 पार्ट में डिवाइड है, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, सबका हमें क्या चाहिए, y1 y2 y3 x1 x2 x3, और सबका हमें एरिया चाहिए। इतनी चीज अगर हमें पता चल गई तो हम कैलकुलेशन आराम से कर देंगे कि नहीं, एकदम आराम से कर देंगे। जब ऐसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है आप तो फटाफट लिख दोगे, ये इसका आधा 1/2, इसका आधा 1/2 + 1। लेकिन मैं आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत स्टूडेंट हैं जिनका कैलकुलेशन वीक रहता है और उनको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो चलो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ज्योमेट्रिक सेंटर, इसका लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ज्योमेट्री सेंटर। चाहे ज्योमेट्री सेंटर बोल लो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल लो, सेंटर ऑफ मास बोल लो, सब एक ही बात लैमिना के केस में होती है, या सेंट्रॉइड बोल लो, ठीक। यहाँ पे हम बनाते हैं एक्स वाई, एक टेबल बना देते हैं। देखो आप भी ऐसे आराम से करिएगा, बिल्कुल जल्दबाजी मत करना, सारा कैलकुलेशन आराम से हो जाएगा। हमें 3 दिया है ना, 3 हम अलग अलग लिख देते हैं। यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे C1 का लिख लेते हैं, यहाँ पे C2 का, यहाँ पे C3 का। ऊपर कलर कर देता हूँ, किसका किसका लिखा जा रहा है, C1 C2 और C3 के रिलेटेड, ठीक। अब यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट लिखना है, पहले C1 का कोऑर्डिनेट लिखना है, क्योंकि y1 x1 तो वहीं आएगा। अगर इसका हमें कोऑर्डिनेट लिखना है इसके रेफरेंस में, तो कहाँ पे आएगा, देखो y एक्सिस पे आप कितना जा रहे हो, यहाँ पे आप आ रहे हो आधा और यहाँ पे आ रहे हो आधा, तो 1/2 और 1/2 आएगा कि नहीं, x और y। तो C1 का कोऑर्डिनेट निकल के आया 1/2, इधर निकल के आया 1/2। अब हमें C2 का लिखना है, जैसे हमने अभी आई सेक्शन में नहीं किया था, सॉरी टी सेक्शन में, उसमें हमने जो रेफरेंस था वहां से ऐड करके और जो डिस्टेंस लेते थे केवल इसकी सेंट्रॉइड लेते थे। ये नहीं कि पूरा आप 2 लेके उसका आधा कर देना, ना उसका मत करना।
यहां तक तो पूरा आएगा, इसका हम लिख रहे हैं तो इसके हाफ पे इसका सेंट्रॉइड आएगा। तो हमें C2 का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो C2 आप एक्स एक्सिस पे कितना चले C2 के लिए? C2 के लिए अगर आप x की वैल्यू रखोगे तो कितना आए? देखो यहां तक तो 1 आए और यहाँ पे 1/2। तो चलो यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, 1 + 1/2 कितना निकल के आएगा? एलसीएम लेंगे तो 3/2। जो C2 की वैल्यू में आपका x2 निकल के आएगा, वो कितना निकल के आया? 3/2। ये समझ में आया ना? ये x1 है, चलो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, x2 निकल के आ गया है 3/2। अब हमको क्या चाहिए? y2 देखो y डायरेक्शन में यहाँ से कितना ऊपर हम आए हैं? ये तो इसी लाइन पे है, 1/2 ही आए हैं, तो y की डायरेक्शन में कितना आ जाएगा? 1/2। अब हमको किसका लिखना है? C3 का। एक बार कोऑर्डिनेट हो गया ना तो सारा काम अपना आसान हो जाएगा। चलो C3, अब इसको देखो, इस पॉइंट को हमें इसके रेफरेंस में लिखना है। यहां तक दूरी चाहिए और यहां तक तो हमें x एक्सिस पे इजीली मिल जा रही है। x3 इधर कितना मिल रहा है? x3 तो हम 1/2 ही गए हैं। अब y3 देखो, y डायरेक्शन में कितना हाइट गया है? यहां तक तो 1 यूनिट है और इसका आधा होगा क्योंकि पूरे की एक विड्थ है। तो y3 की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस हाफ। क्यों कर रहे हैं पता है ना? क्योंकि इस पार्ट का सेंट्रॉइड इसके मिडल में होता है। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ हूँ। तो ये आ जाएगा 3/2, सारी यूनिट मीटर में है। यहाँ भी लिख देते हैं x1, यहाँ लिख देते हैं y1। अब आप ध्यान से देखो, ये जो तीनों बॉक्स हैं, इनका तीनों सिमिलर हैं। अगर इनका एरिया लिखना रहे, ये क्या है? एक स्क्वायर है। ये तीनों एक सिमिलर स्क्वायर है कि नहीं? सबका लेंथ और विड्थ 1 है, मतलब स्क्वायर है। तो इसकी एरिया A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। अब हमसे पूछा क्या था? एक्स कामा, हमें इसका पूरा सेंटर ऑफ मास लिखना है। तो एक बार हम एक्स का निकालेंगे और एक बार वाई का। जैसे ही हमारा ये कैलकुलेट हुआ, अब तो चीजें एकदम आसान हो गई। चलो सबसे पहले एक्स का निकाल लेते हैं। चलो फिर से फार्मूला लिखता हूं ताकि आपको याद हो जाए। A1 x1 तीन पार्ट है, A2 x2। देखो जितना लिखोगे फार्मूला उतना याद होगा, इसलिए लिखने की अभी से हैबिट डालो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना चीजें याद रहेंगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। इसलिए अभी से इस बात को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। एक्स सेंटर ऑफ मास, A1 की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू सबकी 1 है, x1 की 1/2 आई थी, प्लस y1 इंटू A1। तो पहले A2 लिखते हैं, A2 की वैल्यू है 1, और x2 की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 3/2 प्लस A3 है 1 इंटू x3 कितना आया है? x3 निकल के आया है अपना, कितना निकल के आया है? 1/2। ठीक, डिवाइडेड बाय टोटल इनकी जो है 1, एरिया 1 प्लस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर देखो सबका जो डिनोमिनेटर है वो बराबर है, तो ऊपर का जुड़ जाएगा। 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1/2। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा? जब इसको हम ऐड करेंगे 3 + 1 + 1, तो ये निकल के आएगा 5/2। और ये नीचे है कितना? 3। इसके बटे कुछ नहीं, हम 1 मान लेंगे। तो ये ऊपर ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स सेंटर ऑफ मास निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 5/6 मीटर। ये निकल के आया। जो हमारा ये ऑब्जेक्ट दिया था 5/6 मीटर पर, इसका एक्स पोजीशन आएगा। अब वाई पोजीशन निकालते हैं। वाई पोजीशन के लिए कलर चेंज कर देता हूं। वाई सेंटर ऑफ मास क्या लिखेंगे? बस x1 जहां था वहां y कर दीजिए, y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3। देखो आप भी 2-3 बार लिखोगे ना, स्टार्टिंग अगर 2 लेक्चर अच्छे से देखे होंगे तो आपको एक भी फार्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं है। बस एक बार एल्गोरिदम समझ जाइए किस वे में लिखना है, आराम से सारा आप लिखना चालू कर दोगे। 1/2 प्लस A2 की वैल्यू है 1, और y2 की वैल्यू कितनी निकल के आई है? यहाँ से बॉक्स में देखो, y2 की वैल्यू है 1/2 प्लस
ए थ्री की वैल्यू है 1 और y3 की वैल्यू है कितनी 3/2 डिवाइडेड बाई तीनों का एरिया 1 + 1 + 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 +3 ये भी सेम बनेगा और 3 ऊपर जाएगा निकल के आएगा 5/6 मीटर। तो हमसे क्या पूछा था? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो उसको आप कैसे लिखोगे? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जब हमें लिखना होगा तो पहले x, y के टर्म में हम लिखेंगे। तो सेंटर ऑफ मास हमसे पूछा था, आ जाएगा 5/6, 5/6। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, ये 5/6 हमारा किधर आएगा? ये 0.5 है और 6/5 मतलब कितना आएगा? 648, 0.48 के कुछ आसपास इधर ही आएगा, इस साइड पे कुछ। तो ये कहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास आया है? किस लाइन के सिमेट्री? कभी क्वेश्चन में पूछ ले तो जो ओडी लाइन है इसके सिमेट्री आया है। ये आप डायग्राम देख के भी बता सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अगला जब रोटेशनल मैकेनिक्स चालू होगा वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाएगा, वहां से फिर से ये सब आएंगे, इसलिए अभी से अच्छे से समझ के रखिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया हो वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आई सेक्शन का करते हैं। देखो आई सेक्शन का भी सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड सेंट्रॉइड। देखो इसमें मैंने इसलिए सेंट्रॉइड रखा ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि हम सेंटर ऑफ मास, अगर कभी मास दिया रहेगा पूरा हो तो कैंसिल ही हो जाएगा, उसको आप मत लेना। एरिया से भी आप उसको निकाल सकते हो। तो बोल रहा है कि इस ज्योमेट्री को आपको सेंट्रॉइड बतानी है कि कहाँ पे आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है तो वीडियो को पॉज करिए, एक बार समझिए कि क्या क्या दिया है और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने समझ लिया होगा और खुद से ट्राई किया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूं और देखिए कि आपसे मिस्टेक्स कहाँ पे हुई। चलो शुरू करते हैं। अब देखो आई दिया है, इसका एक्सिस क्या आएगा? अगर मैं कुछ ऐसा ड्रॉ करूं, ए एक्सिस आएगा आपका, वाई एक्सिस क्या मान लेते हैं जो आएगा कहीं इस बीच में आएगा, अभी हमें पता नहीं है कहाँ पे आएगा। तो हमारा सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या है? इसको मैं 3 भाग में डिवाइड कर देता हूँ। देखो इसको अगर 1 नाम दूं, इसको 2 दूं, इसको 3 दूं, 3 रेक्टेंगल हो गए कि नहीं? एक रेक्टेंगल हुआ ये जिसका हमें लेंथ पता है 100, विड्थ पता है 20 mm। दूसरा हुआ जिसको हम वेब बोलते हैं। देखो आई सेक्शन में आपने रेलवे की पटरी देखी होगी ना, रेलवे की पटरी आई सेक्शन की ही होती है। अगर आपको प्रैक्टिकल देखना है, आई टाइप में नहीं रहती, उसका स्ट्रेस, ये सब अलग अलग केस है कि जब पटरी जाती है सारा स्ट्रेस उसके फ्लैंज पे ट्रांसफर हो जाता है, वेब पे बहुत कम ही आता है। वो सब आप इंजीनियरिंग करोगे पूरा डिटेल में देखोगे। अभी के लिए यही समझ लो कि इसको फ्लैंज बोलते हैं, टॉप फ्लैंज जो ऊपर है, जो नीचे है उसको बॉटम फ्लैंज, और जो ये बीच में है उसको वेब बोलते हैं। समझ में आया आपको? तो चलो, अगर हमसे सेंट्रॉइड पूछे, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई एक पॉइंट पहले आप रेफरेंस लो। तो किसको रेफरेंस लोगे? किसी को भी ले सकते हैं, ऊपर से ले हुआ नीचे से, सब आपके अकॉर्डिंग है। तो मैं बॉटम को रेफरेंस लेता हूं यहां से। ठीक, बॉटम से रेफरेंस मानता हूं कि सेंट्रॉइड कहां आएगा, क्योंकि कहीं से कुछ हमको पूछा नहीं है। तो इसको x कामा x दे देता हूं, मतलब ये हमारा डॉटम पॉइंट हम इसको मान रहे हैं। यहीं से सारा रेफरेंस हम y1 y2 y3 ये सब लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं? इसको मैंने क्यों फिक्स किया है? अगर आप टॉप से करोगे तो बदल जाएगा, आंसर सेम ही आएगा। मैं बॉटम से कर रहा हूं, टॉप से आप करके हमें कमेंट करके आंसर बताना, देखना आंसर सेम ही आएगा। लेकिन जितने लोग टॉप से करेंगे वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि कितने स्टूडेंट सीरियस हैं। और यार अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आप लोगों के लिए इतना या इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिलीवर करता हूँ, पूरा ये एग्जाम ओरिएंटेड है। और देखो मैं ये सब जो है ना, कहीं भी अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं करते। स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि y1 y2 ये सब हम मेजर कहाँ से करें, इसलिए मैं इतने डिटेल में चीज़ों को बता रहा हूँ। तो चलो, अब हमारा मेन टारगेट क्या है? सारे पॉइंट का हमें सेंटर ऑफ मास का, ये जो हमारा डाटम पॉइंट है इसके रेफरेंस में हमें कोऑर्डिनेट्स लिखना। तो यहाँ ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस के क्या है? सिमेट्री है, वो तो जीरो हो जाएगा, उसको हम नहीं लिखेंगे। हमें किस में आएगा? वाई में आएगा। देखो वाई डायरेक्शन में सारा एक्स पे आप लिखोगे ना, x1 x2 x3, वो तो जीरो ही आ जाएगा ना।
आप देखो उसके सिमेट्री है एक्स एक्सिस का, आप इसको लोगे एक्स के सिमेट्रिक, ये भी एक्स के सिमेट्रिक, ये भी। तो हम कितने लिखने वाले हैं, ए और वाई का, तीनों का हम एरिया लिखेंगे और तीनों का क्या लिखेंगे, वाई डायरेक्शन में यहाँ से कितना डिस्टेंस है। तो चलो टेबल बनाते हैं फिर से। जब भी ये सब आए टेबल बना देना, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ पे लिख देता हूँ कहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ, कंसीडर फ्रॉम बॉटम। बॉटम से हम कैलकुलेशन चालू कर रहे हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा। यहाँ पे मैं एक्स क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वो सिमेट्रिक है, वो 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपको 1 2 3 लिखने के लिए चाहिए, और इधर क्या चाहिए अपने को, एक्स और वाई। ठीक, यहाँ पे सॉरी एक्स तो हमें चाहिए नहीं। यहाँ पे मैं ऊपर पहले कॉलम में एरिया ले लेता हूँ और दूसरे में वाई बार की दूरी, मतलब जिसको हम कभी बार से भी दिखाते हैं कि वो कितने दूरी पे वहां से स्टेबलाइज है, जहां से हमने रेफरेंस माना है। 3 कॉलम बना देते हैं। ठीक, देखो जो हमारा पहला पोर्शन है 1 2 3, यहाँ पे मैं उसको मार्क कर देता हूँ। रेड से है तो रेड से ही लिखता हूँ 1 2 3। अब हमें पहले का एरिया लिखना है A1। A1 कितना आएगा हमारा, A1 कलर चेंज करके लिखेंगे A1। A1 आप इसका देखो, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 100 इंटू 20। तो यहाँ कर देता हूँ 100 इंटू 20। जब इसको आप सॉल्व करोगे क्या निकल के आएगा, 2000 mm स्क्वायर। यूनिट यहाँ पे डाल देता हूँ mm स्क्वायर। ठीक, अब A2 लिखते हैं। A2 A2 नहीं, y एक एक करके क्लियर करते चलते हैं। यहाँ से देखो y1 की दूरी कितना आएगी, इसके बीच में ही सेंट्राइड होगा ना यहाँ से, तो 20 का आधा कितना होगा, अगर पूरा 20 है इसका आधा कितना आएगा, y1। y1 इक्वल टू 20/2 इक्वल टू आ जाएगा 10 mm। समझ में आया। अब इसी तरह चलो A2 लिखते हैं। A2 हम किसको कंसिडर कर रहे हैं, जो वेव है। तो इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ अगर पूरा 75 है और ये 100 है, तो ये बीच की दूरी 16 देखो दिया हुआ है। ये विड्थ 16 है और लेंथ है 75। तो A2 इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 75 इंटू 16। जब इसको सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 16 पचे 80, 16 सत्ते 112, 120। मतलब कितना निकल के आएगा, 1200 mm स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं। कुछ नहीं है, तीनों पार्ट का A1 A1 A2 A3 निकालो, Y1 Y2 Y3 निकालो, एक्स की सिमेट्रिक है, फार्मूले में रखो आंसर। लेकिन कैलकुलेट कैसे करेंगे उसको मैं इसलिए इतनी डिटेल में समझा रहा हूँ क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसको लें। अब देखो हमको क्या लिखना है, Y2 इस रेफरेंस से कहाँ तक दूरी आएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी आएगी कि नहीं, ये पूरी दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, इतनी। इतनी तो है हमारा 20, और इसके आधे पर आएगा। अगर पूरा 75 है तो 75 का आधा कितना होगा, 36 पॉइंट नहीं 37.5। तो चलो यहाँ पे y12 की वैल्यू डालते हैं, कितना निकल के आएगा, 20 प्लस 75/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 37 20 57, 57.5। समझ में आया ना। देखो स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम होता है, y1 y2 हम कहाँ से ले रहे हैं, रेफरेंस से ही कैलकुलेट करने का ट्राई करना, तो आपको एकदम आराम रहेगा। ये मेथड सबसे इजी है, इसी को आप भी फॉलो करना, तो कभी भी आप क्वेश्चन में फंसोगे नहीं। अब चलो A3 लिखते हैं। A3 के लिए लेंथ और विड्थ देखो, लेंथ कितनी है 75 mm और विड्थ 16 mm। तो इसका मल्टीप्लाई यही केस हो गया 75 इंटू 60। जब इसको सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 1200 mm स्क्वायर। तीनों का एरिया पता चल गया। अब हमको Y3 लिखना है। देखो स्टूडेंट लोग ना गलती है, Y3 सीधा इसका 16 का आधा 8 कर देते हैं और वही गलती हो जाती है, उसी को नहीं करना है, इसलिए मैं इतना हर क्वेश्चन में डिटेल में आपको बोल रहा हूँ। तो अब y1 हमको लिखना है, कौन सा कलर मैंने लिया है यहाँ पे, ग्रीन। तो y1 y3 की दूरी हमको जो x माने हैं यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, इसका सेंट्राइड यहीं आएगा ना। समझ में आया कि नहीं, ये डिस्टेंस। तो यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें, यहाँ से यहाँ 20 है और यहाँ से यहाँ 75। 75 20 कितना हो गया, 95। 95 प्लस इसका आधा 16 का आधा 8 होगा। तो चलो यहाँ पे डालते हैं y3 इक्वल टू 95 प्लस 16/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 95 और 8 103 mm।
ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप वीडियो को पॉज़ करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अब चलो हमको वाई डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ लाई करेगा वो निकालना है। कुछ नहीं, फार्मूला लगाओ, आंसर तुरंत आ जाएगा। वाई सेंटर ऑफ मास, क्या फार्मूला होगा? A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? तीनों के एरिया का समेशन A1 प्लस A2 प्लस A3। सारा वैल्यू पता है, यहाँ पे पुट करेंगे और आंसर निकल के आ जाएगा। बस आपको Y1 Y2 Y3 एक बार निकाल लिए, आप सारा कैलकुलेशन आराम से कर लोगे। तो चलो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ये कितना है? A1 की वैल्यू है 2000 और Y1 की वैल्यू कितनी है? 10। Y1 की वैल्यू 10 ही आई है ना, प्लस A2 है 1200, Y2 57.5 प्लस A3 की वैल्यू है 1200 और Y3 की वैल्यू है 103 डिवाइडेड बाय सबके एरिया का समेशन। तो कितना हो जाएगा? 2000 प्लस 1200 प्लस 1200। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाई सेंटर ऑफ मास कितना निकल के आएगा। जब पूरा कैलकुलेशन करेंगे 48.318 mm। ये हमको 2 डिजिट में सारे वैल्यू दिए हुए हैं, तो हम 2 डिजिट में आंसर पुट करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ जो फाइनल आंसर निकल के आया है, ब्लैक कलर कर देता हूँ। वाई सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकल के आई है 48.32 मीटर, राउंड फिगर कर दिया। अब ये कहाँ से डिस्टेंस आई है? यहाँ से लेके यहाँ से जहाँ आएगा 48.2 मीटर के आसपास इसका जो सेंट्रॉइड है वो स्टेबलाइज होगा। तो ये पूरे का मास हटा के, या आप अगर इंडिविजुअल फोर्स लगा रहे होंगे उन पूरे को हटा के अगर इस डिस्टेंस पे लगाओगे आप उसको आसानी से निकाल लोगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर यही आपसे पूछता कि टॉप से बताओ, तो टॉप से आप क्या करोगे? पूरा डिस्टेंस कितना होगा? इन तीनों को ऐड करके नीचे से 48 है तो वो घटा देते, आंसर सेम ही आता। तो मैंने बॉटम से किया है, आप टॉप से करके आंसर वेरीफाई करना, सेम आंसर आएगा। और जितने भी लोग खुद से ट्राई करेंगे वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि कितने लोग हैं जो इस वीडियो को सीरियसली देख रहे हैं। तो ये रहा, किसी भी लाइमिनर का हम एरिया के टर्म में सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछे उसको आप डिफरेंट डिफरेंट एरिया में ब्रेक कर देना, रेफरेंस पॉइंट से उनका इंडिविजुअल सेंट्रॉइड लिखना, y1 y2 या x1 x2 जो भी आपसे पूछ रहा हो वैल्यू पुट करना और आंसर मिल जाएगा। यही इसका कॉन्सेप्ट है। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो नहीं सॉल्व हो रहा है, टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करिए, वहां पे आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देता हूं, वहां से जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और वहां पे सारा स्टडी मटेरियल मैं पोस्ट करता हूं, लेक्चर खत्म होने के बाद ये जो पीपीटी है वहां पे पोस्ट कर दूंगा। और अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हो, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि जब तक आप लोग फीडबैक नहीं दोगे हमको समझ में नहीं आएगा कि हमें और क्या ऐड करना है या किस और वे में आपको एक्सप्लेन करूं ताकि समझ में आए। क्योंकि ऑफलाइन क्लास रहती है तो ऑफलाइन में तो स्टूडेंट सामने रहते हैं, वहां समझ में आ जाता है उनका फेस देख के कि उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सब ऊपर से जा रहा है। लेकिन ऑनलाइन में जब तक आप लोग कमेंट नहीं करोगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। और वैसे मैं तो कोई भी चीज ऐसा लीव ही नहीं करता कि जो इम्पोर्टेंट हो, और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको एकदम इजी वे में ही एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप कंसंट्रेट होकर लेक्चर देख रहे होंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपका सिंगल क्वेश्चन भी या सिंगल कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। अगर आप हमारे चैनल से फिजिक्स की स्टडी कर रहे हैं, बेफिक्र होकर करिए, मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ फिजिक्स में आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। अभी आपने देखा होगा जेई मेन का जो 2024 का पेपर हुआ है, उसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे हमारे नोट से ही आए थे। और अभी फ्यूचर में जो जेई मेन 2024 फेज 2 होगा और नीट होगा, उसके भी सारे क्वेश्चन हमारे नोट से ही आएंगे। तो आप ट्रस्ट करके पूरा सेशन अटेंड कीजिए। इसके अलावा प्रैक्टिस सेशन एक अलग से चल रहा है, उसको फॉलो कीजिए।
इसके अलावा पीवाईक्यू जो इम्पोर्टेंट है वो पीवाईक्यू तो मैं डिस्कस करता ही हूँ। जो बच गए हैं उनको आप खुद से ट्राई कीजिए, कोई स्टैंडर्ड बुक की क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं रुकेगा। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपका कैसा लगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक नोटिफ़िकेशन जाए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।